नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। निकाय चुनाव मुहाने पर खड़ा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नगर निकाय के चुनाव में रणभूमि में उतरने से पहले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात का खंडन कर रही है, ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रही है। उसका साफ तौर पे कहना है कि बागपत और बड़ौद पे आरएलडी का संपूर्ण समर्थन करेंगे। आइए इस पर खास बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। रामाशीष जी, अब सब कुछ अलग नजर आ रहा है, निकाय चुनाव मुहाने पे खड़ा है, वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन इस बीच सब कुछ अलग अलग, आपके भी पार्टी के लोग प्रत्याशी सामने हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सामने। ऐसे में क्या लगता है आपको गठबंधन बहुत दूर तक चलेगा? देखिए, हम लोग चाहते थे कि मिल के लड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया है, उससे माहौल खराब हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का दबाव राष्ट्रीय नेतृत्व पर ज़्यादा पड़ा है, जिसके नाते राष्ट्रीय लोकदल को मजबूर होकर के अपने प्रत्याशी जगह जगह उतारने पड़ रहे हैं। कह रही कि हम बागपत और बड़ौद पे समर्थन करेंगे। जो बागपत पर कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र रहा है, वहां से प्रधानमंत्री बने जीतकर। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है, केवल बागपत की पार्टी नहीं है, बागपत और बड़ौद की पार्टी नहीं है। आपको कैसे समझाएंगे कि सिर्फ बागपत में नहीं समटे हैं हम? और पूरे उत्तर प्रदेश में हम तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। पहले हम लोगों का तय हुआ था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन अंत में बातचीत हुई कि आपस में मिल के लड़ा जाएगा। तो लोकदल ने मिल कर की कोशिश कर रहा था कि जो कमेटी बनी है, आपस में बातचीत करके हम लोग ऐसे। में गैप कहाँ पे हुआ जब सब कुछ तय हो गया था कि हम दोनों लोग सीट में बंटवारा करेंगे? आपने भी समन्वय समिति का गठन भी किया, उसको एक बार भी आमंत्रित नहीं किया कि आइए बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो चंद्रशेखर आजाद हो या फिर जयंत चौधरी हो, लगातार देखा आपने कि मध्य प्रदेश के महू में जाके वहां पे एक दलित तरीके से अपना एक समीकरण साधने की कोशिश करें, लेकिन नगर निकाय चुनाव पे लेकर बातचीत नहीं की जाती है। जी, ठीक कर रही है। हम लोग चाहते थे, अपने तरफ से पूरी कोशिश थी कि मिल के लड़ा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। और इसके ट्वीट से कितना समर्थन रखते हैं? क्योंकि वो कह रही है बागपत बड़ौद पे हम समर्थन करें, इस पे समर्थन है या नहीं है, या फिर अपना अकेले लड़ेंगे? नहीं, बागपत और बड़ौद की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी। समर्थन नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, जो आपके प्रवक्ता तो ट्वीट कर रहे हैं। हमारे भी जहाँ लोग नहीं लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी नहीं होंगे, वहाँ हम भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे। मेरठ का अगर चुनाव की बात की जाए तो मेरठ में आपका एक बार मेयर भी जीता था, लेकिन हालांकि बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन अतुल प्रधान जो कि विधायक, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को वहां पे प्रत्याशी घोषित करे, लेकिन जबकि आप अगर देखा जाए पिछले साल से ही आप उस सीट पे दावा कर रहे थे, तो इसको लेकर कितनी गैप रही और क्या आप इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना रहा, या बिना बताए ही उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया? बिना बताए ही उम्मीदवार घोषित हुआ है, बहुत पहले घोषित कर दिया गया, जबकि तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की मेरठ पर बहुत दिनों से चल रही थी। हमारे वहाँ उम्मीदवार भी लड़े थे, महिला भी उम्मीदवार लड़ी थी, वहाँ से हमारे टिकट पर एक विधायक भी जीत के आए हैं, और जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है उनका कोई ज़्यादा बेस नहीं है, जनाधार नहीं है। अब पता नहीं किन कारणों से वहाँ उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। कम से कम एक दो महानगरों पर तो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था, उस पर छोड़ देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को। तो ये थे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय। इनका साफ तौर पे कहना था अखिलेश यादव ना हमसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार मन तो साझा होती है लेकिन बातचीत में कहीं ना कहीं गैप है। हमने समन्वय समिति के गठन भी किया था, लेकिन एक बार भी उसको आमंत्रित नहीं किया गया ताकि सीटों पर समझौता हो सके। जहां तक बागपत और बड़ौद की बात रही, तो हमारा सिर्फ बागपत बड़ौद तक आरएलडी नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि हम उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम भी समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर समर्थन देंगे जहां उनके प्रत्याशी होंगे। कैमरा के साथ मैं जिया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं सहारनपुर में बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक काजी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का सहारा लेकर सपा के लोग हमारा नामांकन रद्द कराना चाहते हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि जो लोग पीछे से वार करते हैं वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। देखिए, मुझे चूँकि लगातार ये बताया जा रहा था कि खदीजा के नामांकन के अंदर उसके सर्टिफिकेट को लेकर के
कोई ऑब्जेक्शन आने हैं। और एक अधिकारी ने बुला करके बबलू जैदी हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको कहा, ये बात कही भी, तो हमने कहा मौखिक क्या होता है भाई, कि साहब मौखिक क्या होता है, आप लिखित दीजिए, हम लिखित जवाब देंगे, जो आप लिखित दोगे हम उसका लिखित जवाब देंगे। तो ये जो मौखिक करने वाले लोग हैं जो पर्दे। तो वहीं प्रयागराज में निकाय चुनाव में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी चुने जाने के बाद प्रभा शंकर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने विपक्षी चुनावी ऐलान को छलावा बताया। साथ ही नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप न्यायपालिका जिस तरह से एक स्तंभ है, वैसे हमारे पत्रकार बंधु भी एक स्तंभ है। किसी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। नगर निगम, हाउस टैक्स, जलकर, जिस अनुपात में मैंने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे न्यायपालिका तुरंत एक्शन लेगी, लेकिन जिस। तो वहीं बदायूं में दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। दिन भर निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों की राह निहारते रहे। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर यूपी में 1000 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करेगी। इसको लेकर आज लोक भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्र और यूपी सरकार के मध्य एमओयू साइन हुआ है। और इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इस एमओयू कार्यक्रम को संपन्न एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के, उत्तर प्रदेश के पुरातन गौरव को वापस देने की शुरुआत की है। इस नए युग की शुरुआत के अवसर पर भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है और राज्य के हालातों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह सरकार जितने भी बयान देती है ठीक उसका उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज है। पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं तो चौराहों और गली में कैसे सुरक्षित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण परिवार की मां बेटी जिंदा जलाई जाती है, तब सरकार कहां सोती रहती है। समय 24 घंटे में कितने बार बदलता है ये सबको पता है। आज समय का चक्र चला, परिवर्तन हुआ, उपचुनाव हो रहा है। आरक्षित सीट 96 पर अजय कुमार के नाम पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। अतीक अहमद का बयान आया कि अब माफिया, ये योगी जी का बयान आता है कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। आज उन्होंने एक बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है? अब ये सरकार जितने भी बयान देती है जस्ट उसके उल्टा होता है। वो किस बात को लेकर के सरकार बयान दे रही है नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जंगल राज है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। जब पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षा मिलेगी। एक तरफ माँ बेटी, जो ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जलाई जाती है, तब सरकार कहाँ सोती रहती है। प्रशासन और गांव के दबंग लोगों ने मिलकर के जिंदा जला दिया, तब सरकार कहाँ सो रही थी। आज दिन दहाड़े एक छात्रा स्कूल से पेपर दे करके लौट रही थी, थाने से 200 मीटर दूर सरेआम 11 बजे दिन में गोली मारी जाती है, तब सरकार और प्रशासन कहाँ सो रहा था। इन सबको मिला के मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
पीलीभीत दौरे के दूसरे दिन सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में मुड़कर नहीं देखते। मैं हिंदू हूं लेकिन वोट के लिए टोपी लगाकर दूसरे धर्म स्थल पर जाऊं ऐसा नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो भी गलत है। क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में? आपस में कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हम एक कमरे में रहते हैं, एक सेठ के मकान, एक कमरे, आज भी 35 साल हो। और कोई होता तो अभी तक बड़ा महल बना लेता अपने। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और कोई है तो अपने लिए बगीचा का बगीचा बना देता। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? हमीरपुर में अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपी सनी के घर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, शूटर शनि सिंह के घर के सभी रास्तों में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी 3 दिनों से तैनात हैं। तो वहीं घर पर शनि सिंह का भाई पिंटू सिंह, बहन, बीबी और बच्चे मौजूद हैं। फतेहपुर में भाजपा नेताओं की गुंडई सामने आई है, जहां नामांकन के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ जुलूस लेकर नामांकन स्थल पहुंचे थे। सड़क पर अधिक भीड़ होने की वजह से ट्रक रुक गया, साथ ही भाजपा नेताओं की गाड़ी भी फंस गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने वर्दीधारी के सामने ट्रक चालक की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस मामले पर कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने कोई तहरीर न मिलने पर की जानकारी दी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आबकारी और पुलिस विभाग शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिससे कि बाहर से कोई भी प्रत्याशी अवैध शराब लाकर वोटरों को लुभा न सके। इसलिए पुलिस और आबकारी विभाग ड्रोन कैमरे से पूरे शहर में निगरानी कर रहा है। नगर निकाय चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के दृष्टिगत रखते हुए आज शासन के निर्देश अनुसार थाना पुरकाजी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसके क्रम में थाना पुरकाजी के खादर क्षेत्र में जहां जहां अवैध शराब के निष्कर्षण और उनकी बिक्री, परिवहन की शिकायतें थी, उनको दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से निगरानी की गई, जिससे ऐसे क्षेत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में 21 बिंदुओं पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। बैठक में लिए गए फैसलों के मुख्य सचिव एस संधू ने जानकारी दी। जितने टीचर चाहिए उतने होंगे, चाहे 4 चाहिए, 6 चाहिए, इनमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और कितने किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जाएगा? 5 किलोमीटर का भी है। अभी 5 का है, अभी देखेंगे जो कैसी स्कीम चलती है, फिर फीडबैक के आधार पे फिर इसमें जो संशोधन की जरूरत होगी तो करेंगे। अगला मत था नागरिक उड्डयन का। नैनी सैनी एयरपोर्ट, आप अवगत ही हैं कि पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया था कि एयरफोर्स की डिमांड आई थी कि उनको जो चाहिए, और एयरफोर्स उसका एयरपोर्ट का सुधार भी करेगा अपने पैसे से, और उसमें सिविल की फ्लाइट भी चलेगी, एयरफोर्स भी यूज़ करेगा। अब उसकी औपचारिकता चल रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। और अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी एंड अधिकारी वहाँ तैनात थे, तो अब उनकी कोई अपनी पॉलिसी बनी, उन्होंने वो वापस लेने को कहा, और फिर ये बातचीत हुई कि जहाँ तो वो वापस हो जाए, जहाँ प्रदेश इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दे। तो जब तक एयरफोर्स नहीं लेती तब तक नैनीसानी एयरपोर्ट को ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को संचालन के लिए MOU किया जा रहा है। इसका कैबिनेट ने आज अनुमोदन किया। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई दौर की बैठकें भी की हैं।
चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत है। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चारधाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होकर निश्चित रूप से यात्रा अच्छी हो। नैनीताल में उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही काशीपुर में अधूरे पड़े दोनों फ्लाईओवर मामले को संज्ञान में लेकर जांच रिपोर्ट तलब की है। इसमें एक निवेदन था सर, इसके साथ ही जो रुद्रपुर बाईपास का भी एलओए जारी कर दिया है, तो अपनी दिशा मीटिंग में सर रेलवे के ऑफिसर को भी बुलाया जाए, क्योंकि हमारे डीएटी के पेंडिंग इश्यू रहने की वजह से अपॉइंटमेंट डेट और ये जारी होने में बहुत विलम्ब होता है। तो वहीं राजधानी देहरादून के पुरोकुल गांव में बनने वाले सैन्य धर्म को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए 5वां धाम हो और उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि पहले के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है तय समय पर सैन्य धाम का निर्माण हो जाएगा। नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और पहले भी मैं समीक्षा कर चुका हूं। जो भी कमी है या उसको और तेजी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें इस प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखें, उन विषयों पर चर्चा होगी और उसके अनुरूप जो है शेष निर्माण कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का घर है। इन दिनों गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत दुर्लभ भरल की चहलकदमी देखने को मिल रही है। भरल की चहलकदमी गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्र में दिखने से पार्क प्रशासन उत्साहित नजर आ रहा है।
रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की नहीं बल्कि जलीय जीवियों की गणना भी की जाती है। वहीं कॉर्बेट पार्क में चल रही जलीय जीवों की गणना संपन्न हुई है और इस बार इनकी संख्या में कॉर्बेट प्रशासन ने बढ़ोतरी की उम्मीद जगाई गई। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क में जलीय जीवों की संख्या भी पाई जाती है और आपको बता दें, जलीय जीवों की मौजूदगी क्षेत्र में अच्छे पर्यावरण की पहचान मानी जाती है। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना की गई है। इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग आयोजित की गई है और 3 दिन का ये कार्यक्रम चला था। मार्च के दौरान में गणना की गई है। अभी इनके आंकड़ों का एनालिसिस का काम किया जा रहा है। जल्दी इससे रिलेटेड जो भी आंकड़े आएंगे वो सबके सामने होंगे। पूर्व में 2022 में इनकी गणना हुई है। इसमें क्रोकोडाइल्स हमारे पास लगभग 165 क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल 96 हैं और 145 ऑटर्स पाए गए। हाँ बिल्कुल, इस बार पूरी उम्मीद है कि इनकी संख्या में कुछ न कुछ इजाफा हुआ है। रुद्रपुर में सामिया लेक सिटी में घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। 5 और लोग पुलिस के सामने पहुंचे हैं जिनसे फ्लैट और जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लिया गया, लेकिन कब्जा नहीं मिला। एसएसपी डॉक्टर मंजुना टीसी का कहना है कि सामिया लेक सिटी के डायरेक्टर सगीर अहमद और मार्केटिंग मैनेजर तस्लीम के जेल जाने के बाद अब लोग सामने आने लगे हैं। आप मतलब जैसे ही ये 4 मुकदमे हुआ तो आज भी मैंने देखा कि 5 अलग अलग वादीगण आए थे, हमारे ऑफिस में वेट कर रहे थे। इनके पास भी ठगी का हुआ है, ठगी का शिकार हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, हम भी हैरान हो गए थे। 8-8, 9-9 साल से पैसे के ऊपर पैसे भराया जा रहा है, उसके ऊपर जब पूछते हैं तो और डरा धमका के और कोई नए फीस के नाम पे और पैसा लिया जा रहा है। और मतलब ऐसा है 10-15 लाख का फ्लैट के एवज पे ऑलरेडी आदमी ने 20 लाख दे दिया। एक वादी आया था जो 23 लाख के फ्लैट के एवज पे 27 लाख दे दिया। आज भी पोजीशन नहीं है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है और डराया धमकाया दिया जा रहा है। तो इन सब के संज्ञान में लेकर मैंने जांच को दे दिया और मैंने तत्काल एसआईटी का गठन का आदेश कर दिया। इसमें विभिन्न 4 प्रकार के 4 सब इंस्पेक्टर्स को हमने नामित कर लिया विवेचक के रूप में और विक्रम राठौड़ फर्स्ट लेवल प्रभावी पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे। टीम का प्रभारी सीओ सिटी रुद्रपुर रहेंगे। एसपी सिटी रुद्रपुर जो है अपने निकट पर्यवेक्षण के इस टीम का पर्यवेक्षण करेंगे और मुझे अवगत कराते रहेंगे। हम लोग भी लगातार समय समय पर हम समीक्षा करेंगे और इस पे बेहतर कार्रवाई करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉ टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है और इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वो इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और चले एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। बदायूं में नामांकन स्थल पर प्रत्याशी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। नामांकन पत्र खरीदने आया था प्रत्याशी। बैसौली तहसील परिसर में नामांकन स्थल का मामला। भदोही में घर में घुसा चोर कीमती कपड़े के साथ उठा ले गया चिकित्सक का डबल बैरल वाला लाइसेंसी बंदूक। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव दरौरा में मां बेटी ने तेजाब पीकर दी अपनी जान। मृतका के भाई ने बहनोई पर लगाया आरोप। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। एएमयू कैंपस में खूंखार कुत्तों के हमले में डॉक्टर की मौत के बाद नगर निगम ने लिया एक्शन। टीम ने कैंपस पहुंचकर कुत्तों की धरपकड़ की। आगरा पहुंचे पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा मुकुल गोयल। सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। कासगंज में वायरल वीडियो ने खोली प्राध्यापक की पोल। बच्चों से मिड डे मील के चावल बिकवा कर चला रहा था अपना खर्चा। बीएसए ने किया प्रधानाध्यापक को सस्पेंड। बांदा के अतर्रा कस्बे में युवक की धारदार हथियार से हत्या। सूचना मिलने पर पहुंचे अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी के करहल थाना पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। बिजनौर में कंप्रेसर का पाइप फटने से फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। विश्व धरोहर दिवस पर आगरा किले में जमकर हुआ भांगड़ा। स्वागत से अभिभूत हुए विदेशी पर्यटक।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता